सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, चैप्टर नंबर 10, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इसका जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर 9 में आपको ये पढ़ाया था कि नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड के बारे में। बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं यहाँ पे उधर क्या मिले थे, बहुत पतले पतले पॉटरी मिले थे, जो ज़्यादातर स्पेशली क्या मिले थे, बाउल्स मिले थे, प्लेट्स मिले थे, सब इन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अब ये पूछ रहे हैं इसमें कि तुम कैसे पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कैसे पहुँचे। क्या जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो उसको प्लेस टू प्लेस लेके जाते थे, जहाँ पे यहाँ बनते थे उसको वहाँ लेके जाते थे, उनको बेचने और अलग अलग जगहों पे उनको बेचने ले जाते थे। क्या ऐसा है? साउथ इंडिया है जो वो साइड है जो वो गोल्ड और स्पाइसेस के लिए फेमस है, स्पेशली किसके लिए? पेपर के लिए, प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं उनके लिए। रोमन एम्पायर के अंदर जो पेपर्स है ना, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड और वैल्यूएबल कहा जाता था, उनको वैल्यू होती थी उनकी वहाँ, तो उनके लिए वो ब्लैक गोल्ड था। तो जो ट्रेडर्स होते थे वो ये अच्छी अच्छी जो चीज़ें ब्लैक गोल्ड वगैरह इनको रोम के अंदर शिप के अंदर से समुद्र पार करके और जो कारवानास के जो लैंड है उससे होते हुए इसको लेके आते थे ट्रेडिंग करने के लिए, बेचने के लिए। बहुत सारे जो गोल्ड कॉइन्स है वो भी मिले थे हमें यहाँ से, साउथ इंडिया के अंदर। अब जो नेक्स्ट पेज है वो पेज नंबर 100। इसमें बताया गया है जो ट्रेडर्स थे वो बहुत सारी मतलब सीज़ के रूट में आया जाया करते थे, एक्सप्लोर करा करते थे उनको। जो सेलर्स थे ना उनको एक तरीके की एडवांटेज मिलती थी मॉनसून विंड्स की, जिससे वो जो सीज़ है उनको जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लिया करते थे। तो अब जब उन्हें पहुंचना होता था ना वेस्टर्न कोर्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट के ईस्ट अफ्रीका से और अरेबिया से, तो वो सेल को चूज़ किया करते थे, साउथ वेस्ट मानसून के उसको चूज़ करा करते थे। और स्टडी जो शिप्स है वो बनाई जाती थी इन पर्पसेस के लिए, लॉन्ग जर्नीस के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। जो साउथर्न हाफ पार्ट था ना सब कॉन्टिनेंट का, वो किससे घिरा हुआ था? कोस्ट लाइन से, लॉन्ग लॉन्ग कोस्ट लाइन से, हिल्स से, प्लेट्यूज से और रिवर वैलीज से। अब रिवर वैलीज में से जो कावेरी थी ना वो ज़्यादा फर्टाइल थी। अब जो शेफ्स एंड किंग्स होते थे ना, जो इन रिवर वैलीज पे कंट्रोल रखते थे और इन कोस्ट पे, वो ज़्यादा रिच और पावरफुल थे। अब संगम पोएम में मूवेंडर का जिक्र किया गया है। ये एक तमिल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 3 चीफ्स, जो कि ये यूज़ करा जाता है हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। कौन कौन सी थी वो? चोलास, चेरास एंड पांड्यास, जो कि बहुत पावरफुल थे साउथ इंडिया की साइड पे 2300 साल पहले। जो थ्री चीफ्स थे ना, उनकी 2 सेंट्रल पावर्स हुआ करती थी, एक तो इनलैंड और एक कोस्ट, इन 6 सिटीज़ की, जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट थी, पुहार और कावेरी पट्टिनम, जो कि पोर्ट था किसका? चोलास का, एंड मदुराई का, जो कि कैपिटल थी किसकी? पांड्यास की। जो चीफ्स होते थे ना वो रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट नहीं करते थे, जब तक उनको ये गिफ्ट वगैरह मिलता रहता था ना उनको लोगों से, तो तब तक वो नहीं किया करते थे। अब वो आसपास के एरिया उससे कलेक्ट कर लिया करते थे मिलिट्री एक्सपेंडिशंस के लिए। वो अच्छी वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे अपने जो खास होते थे, सपोर्टर्स होते थे, फैमिली मेम्बर्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, पोइट्स होते थे, उनको। जो जिन जिन पोइट्स की कंपोजिशन मिलती थी ना संगम के अंदर, संगम कलेक्शंस के अंदर, और जो कंपोज करते थे पोएम्स प्रेस के अंदर सेफ्स की, चीफ्स की, तो उनको ये क्या करते थे? सम्मानित करते थे और उनको गिफ्ट्स देते थे, प्रीशियस स्टोन्स दे देते थे, गोल्ड दे देते थे, हॉर्सेस दे देते थे, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लॉथ्स। अब 200 साल पहले एक डायनेस्टी के बारे में बताया हुआ है, सतावाहनास,
ये बहुत पावरफुल हो गए थे वेस्टर्न इंडिया में। मैप नंबर 7 में देखना, पेज नंबर 113 पे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे ना वो सतावनास, वो कौन थे? गौतमी पुत्रा श्री सतकर्णी। अब हम उनको कैसे जानते हैं? उन्होंने एक इंस्क्रिप्शंस कंपोज करी थी अपनी मदर, बाय हिज मदर, अपनी मदर से करवाई थी, जो कि थी गौतमी बलाश्री। वो और जो सतावहाना के रूलर्स थे ना उनको लॉर्ड्स बोला जाता था, दक्षिणापथा, कहाँ के? दक्षिणापथा के। तो उस पे उस रूट पे लीड करा करते थे, तो उसके जो उनका नाम इसी यही पड़ गया था एंटायर साउथर्न रीजन में। उन्होंने अपनी आर्मी भी भेजी थी ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्ट में। अब जो टॉपिक है वो है द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। जो सिल्क का ग्लोसीपन है, कलर्स है सिल्क के और स्मूथ टेक्सचर है, ये इसको इम्पोर्टेंट और हाईली वैल्यूएबल बना देता है। बहुत सारी सिटीज़, सोसाइटीज़ में इसको बना दिया था। अब सिल्क बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। अब जो ये रॉ सिल्क है कहाँ से निकाला करते थे? कोकून से, सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं उसके कोकून से स्पन कर दिया जाता था थ्रेड में, एंड क्या वोवन कर दिया जाता था इनटू क्लोथ्स। अब जो ये टेक्निक होती थी ना सिल्क बनाने की, वो पहले कहाँ इन्वेंटेड हुई थी? चाइना के अंदर हुई थी अराउंड 7,000 साल पहले। अब ये जो इसका बनाने का मेथड था ना ये भी बहुत सीक्रेट था, मतलब आम लोग उसको नहीं बना पाते थे। 1000 साल पहले कुछ जो पीपल्स हैं, लोग बाग हैं, जो वो चाइना से आए थे, बहुत डिस्टेंस से आए थे, लैंड से आए थे। कैसे? फूड के ज़रिए, फिर हॉर्स से के ज़रिए, या फिर कैमल्स के ज़रिए। तो वो सिल्क लाते थे अपने साथ में। अब जो पाथ को फॉलो करते थे उसको क्या कहते थे? सिल्क रूट कहते थे। अब जो चाइनीज़ रूलर्स जब आते थे ना तो वो गिफ्ट लाते थे अपने साथ सिल्क, किन के लिए? रूलर्स के लिए। कहाँ के? ईरान एंड वेस्ट एशिया के। फिर धीरे धीरे जो सिल्क की जो नॉलेज है, बनाने का तरीका है, वो स्प्रेड हो गया वेस्ट में। अब 2000 साल पहले की बात है, सिल्क पहनना एक फैशन बन गया था रूलर्स में, और जो अमीर अमीर लोग होते थे रोम के अंदर, उनके लिए ये बहुत एक्सपेंसिव होता था, और ये चाइना से डायरेक्ट मंगवाना पड़ता था। बहुत उसके जो रास्ता था जहाँ से ये मंगवाया जाता था वो बहुत डेंजरस रोड था, माउंटेन से होते हुए, डेजर्ट से होते हुए गुजरना पड़ता था। अब जो उस रूट पे रहते थे ना लोग बाग, जहाँ से ये पास होता था, तो वो पेमेंट लिया करते थे उनसे, क्योंकि डिमांडेड था बहुत, तो उनसे आने जाने के लिए या फिर रोड ये क्रॉस करने के लिए ना रिवर्स वगैरह, तो पेमेंट लेते थे उनसे। हम मैप नंबर 6 पेज नंबर 84 और 85 को देखने के लिए गया है, जो कि ये दिखाता है सिल्क रूट और उसके ब्रांचेस। कुछ जो राजा महाराजा हैं उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी थी लार्ज पोर्शन को, ज़्यादातर एरिया को रूट के। वो इसलिए क्योंकि उनको इससे क्या बेनिफिट होता था? टैक्सेस ज़्यादा मिलते थे, टैक्सेस का बेनिफिट होता था। अब जो इनको गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे, जो कि ट्रेडर्स ले आया करते थे ट्रैवलिंग करते हुए इन रूट से, रिटर्न में उनको प्रोटेक्शन मिलती थी, वो बचे रहते थे। जो ट्रेडर हैं वो बचे रहते थे। जब वो इनके किंगडम से आते जाते थे ना तो रॉबर्स के अटैक से बचते थे। जिन्होंने सिल्क रूट को हटिया दिया था ना, रूल करते थे जो जो राजा उनका, वो कुशानास थे, जिन्होंने रूल कर दिया था सेंट्रल एशिया पे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे 2000 साल पहले। जो दो मेजर उनके पावर्स थी ना वो कौन थी? पेशावर एंड मथुरा। जो तक्षशिला था वो भी इनके किंगडम में ही था। अब रूल करते समय जो सिल्क रूट था ना वो कहाँ चला गया था? कहाँ तक एक्सटेंड हो गया था? सेंट्रल एशिया तक हो गया था। कहाँ पे? सी पोर्ट्स में, रिवर्स के जो माउथ, रिवर इंडस है वहाँ पे। फिर सिल्क शिफ्ट हो गया था कहाँ से कहाँ तक? वेस्ट वॉर्ड से रोमन एम्पायर तक। जो कुशानास थे ना वो बहुत पुराने रूलर्स थे
जिन्होंने उस सब कॉन्टिनेंट में क्या करा था, इशू कर दिया था क्या, गोल्ड कॉइन्स को सबसे पहले। जो ट्रेडर्स यूज़ करते थे ये सिल्क रूट वाले। अब नेक्स्ट टॉपिक है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। जो मोस्ट फेमस कुशाना रूलर्स थे ना, वो था कनिष्का, जिन्होंने रूल करा था 19 ईयर्स अगो पहले ही। उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या करा था, ऑर्गेनाइज करा था, जिधर जो पढ़ने आते थे, जो स्कॉलर्स थे ना, वो क्या करते थे, इम्पोर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन करते थे। जो अश्वघोषा है ना, उन्होंने, ये पोएट थे जिन्होंने क्या करा था, बायोग्राफी को कंपोज करा था बुद्धा जी की। बुद्धा चरिता लिव्ड इन, कहाँ रहते थे, कोर्ट में। अश्वघोषा, वो जो अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे ना, अब वो संस्कृत के अंदर लिखने लग गए थे। जो न्यू फॉर्म थी ना बुद्धिज़्म की, वो क्या थी, महायाना बुद्धिज़्म। जो अर्लियर बुद्धाज थे ना, वो दिखाए गए हैं स्कल्पचर्स में कुछ साइंस का यूज़ करके। अब ये अब जो अलाइनमेंट है ना, वो दिखाई गई है किसमें, स्कल्पचर्स में, किसके, पीपल के जो ट्री है उसके अंदर। फिर क्या है, स्टैचूज बनने लगे बुद्धा जी के। मैनी ऑफ दीज, ज़्यादातर है वो मथुरा के अंदर बनाए जाते थे, और ज़्यादातर फिर टक्सिला के अंदर भी। अब जो सेकंड चेंज आया था, किसके अंदर आया था, बिलीफ्स के अंदर, बोधिसत्व। ये सपोज टू बी, ये पर्सन थे जो कि एलाइटमेंट को जिन्होंने हासिल कर लिया था, जो कि एलाइटमेंट को उसको हासिल कर लेते हैं, वो फिर कंप्लीटली किस में रहते हैं, आइसोलेशन में, मेडिटेशन में, एकदम शांति में। इसके अलावा वो क्या करते थे, लोगों को, पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं उनको टीच करते थे, दूसरे लोगों की मदद करते थे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। बुद्धिज़्म, और जो बुद्धिज़्म था फिर वो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ था, वेस्टर्न में भी स्प्रेड हुआ था, साउथर्न में भी, और इंडिया में भी। फिर इन केव्स में से इनके लिए, केव्स के अंदर इनके लिए क्या क्या बनाए गए, हिल्स के अंदर केव्स बनाए गए, जिससे ये मॉन्क्स रह सके इनके अंदर। क्योंकि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, इनको बारिश वगैरह वगैरह में बहुत दिक्कत होती थी ठहरने के लिए, तो कभी राजा महाराजा ने बना दिया। ये किंग एंड क्वीन के ऑर्डर्स पे बनते थे, और जो मर्चेंट्स होते थे वो बना देते थे, एंड जो फार्मर्स होते थे वो बना देते थे। ये कहाँ लोकेटेड होते थे, वेस्टर्न घाट्स में। जो ये रोड्स थे ना, ये कनेक्ट होते थे कहाँ से, पोर्ट्स से, कोस्ट्स के, किसके साथ, सिटीज़ के साथ, डिकेन रेन के अंदर, थ्रू दीज पासेस। अब नेक्स्ट पेज पे आ रहा, पेज नंबर 105। अब आपको साइड में, अपने राइट हैंड साइड में एक फ़ोटो दिख रही होगी। ऐसे केव्स बना देते थे ये ठहरने के लिए, मॉन्क्स के लिए। अपने ट्रैवल में ठहरने के लिए जब थक जाते थे ज़्यादा, या फिर बारिश वगैरह होती थी, तब वो यहाँ ठहरते थे मॉन्क्स। जो बुद्धिज़्म था वो साउथ ईस्ट वॉर्ड्स में भी फैला था, ईस्ट वॉर्ड से श्रीलंका तक, म्यांमार, थाईलैंड, एंड और भी पार्ट्स है साउथर्न ईस्ट एशिया के वहाँ भी, जिसमें कि इंडोनेशिया भी आता है। जो सबसे ओल्डर फॉर्म थी ना बुद्धिज़्म की, वो क्या थी, थेरावदा बुद्धिज़्म, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी इन एरियाज़ में। अब जो टॉपिक है वो है द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स की जो जर्नी हुआ करती थी, अलग बहुत सा ज़्यादा डिस्टेंस में लैंड्स की, वो कारावान्स और शिप्स, पिलग्रिम्स, इनसे ही ट्रैवल करा करते थे। जो ज़्यादातर जानी जाती थी ना, वो चाइनीज़ बुद्धिज़्म पिलग्रिम्स जानी जाती थी, जिसे फाशियान भी कहा जाता है। जो ये आया था सब कॉन्टिनेंट में 1600 साल पहले, और शुआनज़ैंग ये आया था 1400 साल पहले, और एक है ई क्विंग जो कि आया था 50 साल पहले शुआनज़ैंग के बाद। अब लाइफ जर्नी जानने के लिए बुद्धा जी की, इनको विजिटिंग प्लेस के तौर पे देखा जाता था, और ये बहुत फेमस मोनेस्ट्रीज़ भी हुआ करती थी, जहाँ लोग बाग भी देखने आते थे, उनकी लाइफ जर्नी से कुछ सीखना आते थे।
उनके बारे में जानने को मिलता था इन मोनेस्ट्रीज़ में। ये जो पिलग्रिम्स थे ना, इनमें इनकी जर्नी थी पूरी। उन्होंने कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज़ को विज़िट करा, जो अपने साथ कौन कौन सी बुक वो कैरी करके आते थे, उनकी जर्नी, लाइफ जर्नी, ये सब है इसमें। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 106। तो जो स्वांगज़ैंग थी ना, उन्होंने जो लैंड रूट है ना वो वापस ले लिया था चाइना से। वो वहाँ से क्या लाते थे, स्टैचूज़ लाते थे बुद्धा जी के, गोल्ड के, सिल्वर के, सैंडलवुड के, और 600 से ज़्यादा या 600 मनुस्क्रिप्ट लोडेड करके लाते थे 20 हॉर्सेस पे। और 50 जो मनुस्क्रिप्ट्स है वो पता नहीं कहाँ है, लॉस्ट हो गई है। जब वो बोट से आते थे ना, जब वो इंडस कैप्साइज से आते थे, तब कहीं उनसे ही कुछ हो गई। उन्होंने अपनी ज़्यादातर जो लाइफ है ना वो ट्रांसलेट करने में ही गुजार दी, मनुस्क्रिप्ट लिखने में, ट्रांसलेट करने में। मतलब जो बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट थी उनको संस्कृत से चाइनीज़ में भी करते थे। अब नेक्स्ट पेज पे आता है, पेज नंबर 107, द बिगनिंग ऑफ भक्ति। ये वो टाइम था जब वर्शिप एकदम से कुछ सर्टेन एरियाज़ में फैल गई थी। इसके कुछ सेंट्रल फीचर्स थे जो बाद में हिंदूज़ में बने, जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस गेन करी थी, वो हिंदूज़ में थे। जिसमें कि वर्शिप क्या करते थे वो, शिवा, विष्णु एंड गॉडेस, जैसे कि दुर्गा। ये भक्ति क्या करते थे इनकी, जो कि इस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ था ये आइडिया। भक्ति को हम जैसे कि इसमें जनरली हम समझे तो वो जो उन्होंने चूज़ करी है डाइटी, उनके लिए अलग प्रेम भावना थी। वो पूजा किया करते थे, भक्ति किया करते थे। अब वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, या फिर सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट के मैन हो, वुमेन हो, वो इन भक्ति को फॉलो किया करते थे। अब जो भक्ति का जो आइडिया है ना, ये भगवत गीता के अंदर है। ये एक सेक्रेट बुक बोली जाती है हिंदूज़ की, जो कि महाभारत के अंदर भी इसका है जिक्र। इसमें क्या है कि जो कृष्ण जी है ना, जो भगवान है कृष्ण जी, वो पूछते हैं अर्जुना से, मतलब उनको क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और जो कृष्ण गॉड है वो उनके जवाब देते रहते हैं, जो कि फॉलो करते हैं ना भक्ति के सिस्टम को, या फिर डिवोशंस को, वर्शिप को, गॉड और गॉड्स के प्रति। तो वो इन पे ही रहते हैं, बजाय सेक्रीफाइसेस को एलैबोरेट करने के बजाय। अब इनका मानना था कि अगर दिल से, सच्चे दिल से तुम वर्शिप करोगे गॉड की, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी किसी न किसी रूप में मदद करेंगे, किसी न किसी रूप में आके मदद करेंगे, चाहे वो ह्यूमन बींग्स, लायंस, ट्री और एनी अदर्स, कोई भी फॉर्म हो। अब ये जैसे जैसे ये आइडिया जैसे जैसे गेन हुआ, एक्सेप्ट करा ना लोगों ने, तो जो आर्टिस्ट है ना, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल अच्छी अच्छी इमेजेस बनाई थी इन डेटीज़ की। आप पेज नंबर 108। फिर ये जो आर्टिस्टों ने डेटीज़ बनाई थी ना, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, ये एक प्लेसेस पे रख दी गई। फिर धीरे धीरे उसका नाम पड़ गया टेम्पल्स, जो कि हम चैप्टर नंबर 12 में इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरी कमियाँ कमियाँ कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।